के 4 बज रहे हैं और टीवी न्यूज के सबसे फ्रेश शो 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। प्राइम टाइम के अर्ली बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की हर वो खबर जो आपके लिए जानना है बहुत जरूरी। दुनिया में क्या हो रहा है, कहां कौन क्या कह रहा है, हर खबर पूरे फैक्ट्स और रिसर्च के साथ होगी, वीडियो सबूतों में। तो अगले 1 घंटे देखते रहिए 4 का फायर। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। कोर्ट के पास में खुलेआम धारदार हथियार से किसने 2 शख्स पर हमला किया और क्यों किया, बताएंगे आगे आपको। कंटेनर ड्राइवर ने ऐसा आखिर कौन सा नशा किया था कि कार को 2 किलोमीटर तक वो घसीटता चला गया, आगे वीडियो सबूतों के साथ में पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं दीपिका यादव। हिंदुस्तान ने आज बेंगलुरु में आत्मनिर्भर भारत का दम दिखाया। हिंद के आकाश में जब राफेल और सुखोई ने अपना दम दिखाया तो वायु वीरों के परचम दिखे। यहाँ पर साथ ही दुश्मन देशों की सांसें भी अटक गई है। पूरी खबर डिटेल के साथ आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। पाकिस्तान नफरत बो रहा है और यही नफरत पाकिस्तान को बर्बाद भी कर रही है। जब मुल्क में 5 से 10 साल के बच्चे भी भीड़ का हिस्सा बनकर जघन्य हत्याकांड में शामिल हो तो उस मुल्क का आखिर होगा क्या, दिखाएंगे आपको। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिंद के आसमानों में वायु वीरों के परचम देख आज दुनिया हैरान है और सबसे अहम बात यह है कि इसमें मेक इन इंडिया का कमाल और फाइटर्स का धमाल जमकर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, लेकिन सबसे खास विज्ञान कैसे आस्था के विश्वास के साथ में आगे बढ़ रहा है, जिसे देखकर आपको हैरानी होगी। HAL ने अपने A20 मॉडल एयरक्राफ्ट पर हनुमान जी की तस्वीरें लगाई। असल में हम बात कर रहे हैं भारत में बने HLFT-42 ट्रेनिंग विमान की, जो किसी तूफान से कम नहीं है। पवन पुत्र हनुमान का जब भी जिक्र आता है तो यहाँ पर हमारे जहन में उनका एक शक्तिशाली कद सामने आ जाता है। हवा में तेज गति से उड़ान भरते बलशाली बजरंग बली की छवि उभर आती है। ये तस्वीर है HLFT-42 की, जो अगली पीढ़ी का सुपरसोनिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। HLFT-42 बेहद खास है, इसीलिए बेंगलुरु एरो शो में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। दरअसल सुपरसोनिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के एक हिस्से में भगवान बजरंग बली की तस्वीर बनी है। साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, जिसका मतलब होता है तूफान आ रहा है। विमान पर गदाधारी हनुमान जी की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हर लिहाज से विमान कितना दमदार और शक्तिशाली है। एरो शो की प्रदर्शनी में हनुमान जी की तस्वीर छपी HLFT-42 विमान आकर्षण का केंद्र बना है। प्रदर्शनी में शामिल देश विदेश के लोग इसकी खासियत और ताकत जानकर इसकी तारीफ कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सुपरसोनिक विमान को लड़ाकू ट्रेनर विमान के तौर पर पेश किया गया है। इसके साथ ही बेंगलुरु प्रदर्शनी में HLFT-42 आत्मनिर्भर भारत और नए हिंदुस्तान की झलक दिखा रहा है। एरो इंडिया में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना है HLFT-42, जो कि HAL द्वारा भारत में बनाया हुआ भारत का अपना ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्रेनर है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण ये कि इसके टेल पर आप देख सकते हैं कि बजरंग बली की तस्वीर लगी हुई है। स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। और इसी पर हमारी सहयोगी से भी बातचीत करेंगे, शिवानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एयरक्राफ्ट जो है एक तरह से कह सकते हैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट देखा जा रहा है। क्या कुछ खास होने वाला है भारत के लिए? देखिए, यहाँ जब एरो इंडिया में हम देख रहे हैं, इट इज अ रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और बहुत अहम बात यह है कि 98 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की मैं बात करूं पिंकी, हम दिखाते भी रहे अपने दर्शकों को, एयरक्राफ्ट के साथ मिसाइलें जरूर हमने देखी थी, लेकिन पहली बार टेल पर हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। तो यही बात इसकी जो है वो बहुत अट्रैक्ट करी लोगों को। और ये कह रहे हैं कि हनुमान जी को यहाँ पर दिखाना क्या कोई खास मकसद है इसका। अगर इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की मैं बात करूं, HAL द्वारा ये बनाया जा रहा है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा जो फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो रफाल हो, सुखोई हो, तेजस हो। तो कैसे युद्ध क्षेत्र में ये ट्रेनर्स जा सकते हैं और कैसे हमारे फाइटर पायलट्स को तैयार कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए ये HLFT-42 इस्तेमाल होगा। लेकिन हनुमान जी जो कह रहे हैं द स्टॉर्म इज कमिंग, तो इसका क्या मतलब है? तो जो HAL के पायलट्स हैं और जो अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि भगवान हनुमान सुपरसोनिक स्पीड से चलते थे, भगवान हनुमान ने एक ही दिन में, एक ही रात में 2500 किलोमीटर का सफर तय किया, और इसी तरह हमारे फाइटर पायलट्स भी कर रहे हैं। तो इसीलिए वो इंस्पिरेशन, जो प्रेरणा है, वो हनुमान जी से आती है, उनका ये तर्क है।
हिंद के आसमान में वायुवीरों के परचम देख आज दुनिया हैरान है और सबसे अहम बात यह कि इसमें मेक इन इंडिया का कमाल और फाइटर्स का धमाल देखने को मिल रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में चल रहे एरो शो का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में 98 देश की 809 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। एरो शो के दौरान वायुवीरों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए, जिसे देख दुनिया हैरान हो गई है तो दुश्मन की सांसें भी अटक रही हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो को देखिए। एक तेज रफ्तार कंटेनर कार को घसीटता दूर ले जा रहा है। सड़क पर हैरान कर देने वाली इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो दंग और हैरान रह गया। कंटेनर में फंसी कार में लोग सवार, सड़क पर चीखते चिल्लाते लोग, लेकिन नशे में धुत ट्रक ड्राइवर पर कार को कुचल देने का भूत सवार है। घटना मेरठ के प्रतापपुर इलाके की है, जहां नशेड़ी कंटेनर ड्राइवर ने एक कार को 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 4 किलोमीटर दूर तक घसीटा। इस दौरान कार सवार युवकों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। वीडियो में तो बेंगलुरु में चल रहे एरो शो का दम पूरी दुनिया देख रही है और हिंदुस्तानियों की काबिलियत का लोहा मान रही है। एरो शो के दौरान आत्मनिर्भर भारत की जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और ऐसा इसलिए क्योंकि आज का हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। रफाल की दहाड़, मिराज की ललकार, तेजस की हुंकार, सुखोई का सुपरसोनिक उड़ान। 5 दिन तक चलने वाले एयर शो में हिंदुस्तान अपने इन एयरक्राफ्ट का दमदार प्रदर्शन कर रहा है। बेंगलुरु के आसमान में जब स्वदेशी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने अपनी हुंकार भरी तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आसमान में दहाड़ मारते हेलीकॉप्टर प्रचंड को देखिए। बेहतरीन संतुलन और खतरनाक हथियारों से लैस प्रचंड का ये रूप दुनिया पहली बार देख रही है। यह आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है, जहां भारत के लड़ाकू विमान ने खुले आसमान में त्रिशूल फॉर्मेशन कर सबको हैरान किया। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के दम का लोहा मान रही है। आसमान में वायुवीरों के हौसलों की तारीफ हो रही है। बेंगलुरु में चल रहे रोमांचक पलों को देखने और कैमरे में कैद करने के लिए हजारों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने वायुवीरों के हर एक करतब पर न सिर्फ वो अचंभित हुए बल्कि नए भारत के सामर्थ्य के साक्षी बने। और देखिए, बेंगलुरु में चल रहे इस एरो शो में 98 देश हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में व्यापार को लेकर ये काफी अहम माना जा रहा है। एरो शो में भारत में बने लड़ाकू विमान और स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स लोगों का दिल जीत रहे हैं। इसकी खूबियां दूसरे देशों को भी हैरान करती हैं और इसीलिए ये प्रदर्शनी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज से कम नहीं। रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज एयर शो का ये थीम आज के हिंदुस्तान को ऊर्जा से भर देने वाला है, जिसका जिक्र एयर शो के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने किया। साथ ही पीएम ने एयर शो को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को ऊंचाई देने वाला बताया। आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के एयर शो में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के 15 हेलीकॉप्टर्स के जरिए आत्मनिर्भर विन्यास का प्रदर्शन किया गया। इस शो में अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर प्रचंड, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और हल्के उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर शामिल हुए। और चलिए अब आपको इसी एरो शो से जुड़ी 10 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एरो शो की, जहां पर भारतीय लड़ाकू विमान तेजस हो या फिर रफेल, सबके आज यहां पर करतब देखने को मिले, एरो फॉर्मेशन देखने को मिले। अलग अलग तस्वीरें आप देखेंगे। मेक इन इंडिया एंड मेक टुवर्ड अ बेटर इंडिया की ये तस्वीरें जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से तमाम स्वदेशी जो विमान हैं, इन्होंने आज एरो शो की ओपनिंग सेरेमनी में अपने करतब दिखाए। और अगली खबर है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, जहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, वो भी जिला कोर्ट के बेहद नजदीक। जी हाँ, जिन लोगों पर हमला हुआ है उनकी कोर्ट में पेशी थी और पेशी के बाद वो पास की दुकानों में चाय पीने गए और फिर वहां पर जो कुछ हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया।
सड़क पर दिन दहाड़े मौत का नंगा नाच चल रहा है। दिन के उजाले में खुलेआम धारदार हथियार से एक शख्स पर अटैक हो रहा है। आसपास लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सभी की आंखों पर डर की पट्टी बंधी हुई है और नतीजा ये हुआ कि हमले के बाद आरोपी वहां से बड़े आराम से फरार हो गए। तस्वीरें यहीं पर खत्म नहीं होती। चंद मिनटों में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इलाके में लोगों की भारी भीड़ जुट गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस शख्स पर हमला हुआ था उसकी मौत हो गई। बताया गया कि हमला 2 लोगों पर हुआ। दोनों की कोयम्बटूर जिला कोर्ट में पेशी थी और 4 हमलावर दोनों का घात लगाकर इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो आए उन पर हमला हो गया। खबर है कि एक घायल की अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। फ्रांस में पेंशन सुधार स्कीम राष्ट्रपति के लिए मुसीबत बनती जा रही है। रिटायरमेंट की उम्र को लेकर सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पेरिस में लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया और कई जगहों पर आगजनी तक की गई। सड़कों पर हिंसा, तोड़फोड़ और जमकर आगजनी हो रही। बेकाबू भीड़ जमकर उत्पात मचा रही, तो वहीं पुलिस वाले उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। शहर का माहौल तनाव से भरा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टेंशन है। हिंसक प्रदर्शन की यह तस्वीर फ्रांस के पेरिस की है, जहां रिटायरमेंट की उम्र को लेकर सरकार के खिलाफ लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं और जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। बता दें कि इमैनुअल सरकार रिटायरमेंट से जुड़ा एक बिल लाने वाली है। अगर बिल पास हो जाता है तो फ्रांस में सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट की उम्र 62 से 64 हो जाएगी। इसके साथ ही पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा अवधि भी बढ़ जाएगी। लेकिन पेंशन सुधार स्कीम राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के लिए मुसीबत बनती जा रही है। एक तरफ भूकंप ने तुर्की और सीरिया में भारी तबाही मचाई है, तो वहीं न्यूजीलैंड में भी बारिश और चक्रवाती तूफान की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। तूफान की वजह से न्यूजीलैंड के नॉर्थलैंड इलाके में बाढ़ और हवाओं की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। हजारों घरों की बिजली गुल है। समंदर में दिखा तूफान का कहर। तट पर टकराती ऊंची ऊंची लहरें। तस्वीरें न्यूजीलैंड से सामने आई हैं, जहां चक्रवाती तूफान गैब्रियल दस्तक दे चुका है। सामने आई तस्वीरों में समंदर का रौद्र रूप नजर आ रहा है। हवाएं इतनी तेज हैं कि उनके आगे पेड़ तक नहीं टिक पा रहे। बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद न्यूजीलैंड में पहले ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हैं और वहां तूफान भी उफान पर है। चक्रवाती तूफान की वजह से न्यूजीलैंड में दर्जनों उड़ानों को रद्द कर दिया गया। कल तूफान की वजह से न्यूजीलैंड के नॉर्थलैंड क्षेत्र में बाढ़ और हवाओं की वजह से सड़कें बंद हैं। हजारों घरों की बत्ती भी गुल है। तो ऑकलैंड में कैसे तूफान ने तबाही मचाई है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। हर तरफ चक्रवात का कहर साफ तौर से नजर आ रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए यहाँ पर ऑकलैंड में आसमानी आफत से किस तरह से हालात हैं। यहाँ पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। सरकार की ओर से देखिए ये कहा गया है कि पूरी तैयारियां जो हैं वो यहाँ की जा रही हैं न्यूजीलैंड में, क्योंकि अभी मौजूदा हालात बहुत ज्यादा खराब। तुर्की में भूकंप से अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके मलबों से अभी भी शवों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम जहां पर दिन रात मलबों में शवों की तलाश कर रही है, वहीं भूकंप के दिन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसे देख करके आप 2 नर्सों की मानवता को सलाम करें। तुर्की और सीरिया से भूकंप से हुई तबाही और बर्बादी के मंजर लगातार सामने आ रहे हैं। भूकंप आए 8 दिन बीत जाने के बाद भी तुर्की के मलबों से शवों के निकाले जाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसे देखकर समझा जा सकता है भूकंप से आई तबाही कितनी बड़ी है। इन तस्वीरों को देखिए। तुर्की में क्रेन के जरिए शवों को निकाला जा रहा है। मौत के मलबे से एक नहीं बल्कि कई शवों को एक साथ निकाला जा रहा है। इस बीच तुर्की के एक चाइल्ड हॉस्पिटल से आई तस्वीर मानवता की मिसाल पेश करने वाली है। देखिए, जिस वक्त धरती हिली तो न्यू बॉर्न बेबी वार्ड में रखे बच्चों के झूले किस कदर हिलने लगे।
इस दौरान वहां मौजूद 2 नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन नवजात के झूलों को सहारा दिया ताकि ये झूले नीचे न गिरे। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बिल्डिंग के अंदर का हिस्सा बुरी तरह कांप रहा है। कमरे में लगी लाइट जोर जोर से हिल रही है। इस दौरान नर्स डेवलेट निजाम और गजल कैलिस्किन ने बच्चों के बेड्स को जोर से थामे रखा और न्यू बॉर्न बेबी वार्ड में होने वाली अनहोनी को टाल दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताएं, जिसमें 16 फरवरी को नहीं होगा एमसीडी मेयर चुनाव। मामले में 17 फरवरी को अगली सुनवाई होने वाली है, जिसको लेकर के तारीख को लेकर के विचार किया जाएगा। 16 फरवरी को एमसीडी मेयर चुनाव अब नहीं होने वाला है। 17 फरवरी को अगली सुनवाई होने वाली है कि आखिर मेयर चुनाव कब होगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 3 बार देखिए मेयर का चुनाव हो नहीं पाया था, चौथा मौका था जब तारीख जो है वो तय हुई थी। 17 फरवरी को दरअसल अगली सुनवाई इस पूरे मामले में होनी है। तो 16 तारीख को एमसीडी मेयर और डेप्यूटी मेयर का जो चुनाव होना है अभी फिलहाल वो नहीं होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब अगली तारीख क्या होगी, नजरें इस बात पर रहनी है। तो एक बार फिर से एमसीडी मेयर का चुनाव चल चुका है। 3 बार लगातार हंगामा होने के चलते ये चुनाव नहीं हो पाया, दिल्ली को मेयर नहीं मिल पाया। ये पूरा मामला अब जब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, क्योंकि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी थी। इस बीच अब जब 16 फरवरी की पहले तारीख सामने आई थी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि अब 17 फरवरी को अब सुनवाई होगी। गौरव श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या जानकारी है? अब एक बार फिर से एमसीडी का चुनाव टल चुका है। बिल्कुल, देखिए एमसीडी का चुनाव टल गया है और हालांकि उपराज्यपाल के दफ्तर की तरफ से जो जानकारी दी गई थी कि 16 फरवरी को जो है वो सेशन बुलाया जाएगा और वहां पर मेयर का चुनाव होगा, उसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि चूंकि वो 17 तारीख को सुनवाई इस मामले में करेगा, ऐसे में अब जो मेयर चुनाव हुए टल गए। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि चीफ जस्टिस ने इस मामले में जो सबसे अहम टिप्पणी की, जिसको लेकर विवाद था, कि जो नामित पार्षद यानी कि जो एल्डरमैन जिन्हें कहा जा रहा है वो मेयर चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, वो वोट नहीं डाल सकते हैं। और संविधान में इसको लेकर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सिर्फ जो चुनकर जनता द्वारा चुने हुए सदस्य हैं वही वोट कर सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये राहत जरूर है। लेकिन जब चीफ जस्टिस ने इस बारे को लेकर टिप्पणी की तो उपराज्यपाल की तरफ से पेश हुए एसजी संजय जैन ने कहा कि हम इस मामले पर विस्तृत सुनवाई चाहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। क्योंकि अगर ये एल्डरमैन वोट देते हैं तो ऐसे में जो समीकरण है, वो जो हाउस है, सदन है, उसका बिगड़ेगा और ऐसे में कहीं ना कहीं डर है कि जो चुनाव है वो दूसरी तरफ मुड़ सकता है। ये याचिका आम आदमी पार्टी गौरव, आपको इंतजार रहेगा उस अगली तारीख का जब दिल्ली को मेयर जो है अगला वो अपना मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हम आगे। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में धर्म महाकुंभ का आयोजन होने से यहाँ भक्तों का एक बार फिर से तांता लगा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाने वालों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हर आम हो या खास, बाबा बागेश्वर के दरबार में इन दिनों कोई हसब शीश नवा रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। माथे पर चंदन का लेप, कंधे पर लाल वस्त्र, श्रद्धा में सिर झुकाते कमलनाथ जब बाबा बागेश्वर के धाम पहुंचे तो खुद को हनुमान जी का सच्चा भक्त बताया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता जितनी बढ़ रही है, दरबार में हाजिरी लगाने वाले राजनेताओं की लाइन भी लंबी होती जा रही है। आज उस लाइन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ खड़े नजर आए। बाबा के दरबार पहुंचे कमलनाथ ने बागेश्वर वाले हनुमान जी के दर्शन किए और हाथ जोड़े सच्चे भक्त की तरह भगवान से अपनी मुराद पूरी होने का आशीर्वाद मांगा। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर करें। सियासी लिहाज से एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बाबा बागेश्वर धाम में जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा के रेवाड़ी के हुडा ग्राउंड में लगे मेले में एक बड़ा हादसा हो गया। जी हां, 50 फीट ऊपर से चलते झूले की एक ट्रॉली आकर जमीन पर गिर गई और इसकी वजह से झूले में बैठी मां बेटी की अलावा एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे के बाद से मेले में दहशत फैल चुकी है। मेला संचालक के खिलाफ मॉडल टाउन थाना में शिकायत दर्ज की गई है और अभी मौजूदा हालात क्या है दिखाते हैं।
मेले में टूटा झूला, अफरा तफरी का माहौल और हॉस्पिटल में भर्ती बच्चियां। तस्वीरें हरियाणा के रेवाड़ी की हैं, जहां मेले में झूला टूटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 बच्चियां और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना शहर के हुड्डा ग्राउंड की है, जहां ट्रेड फेयर चल रहा है। इसी दौरान झूले की एक ट्रॉली टूटकर नीचे गिर गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने झूले वाले को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। तो अचानक से क्या? अचानक झूल जैसे का हिला, झूला एकदम टूट के नीचे गिर गया झूला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रेवाड़ी के ही रहने वाले हैं। 2 बच्चे थे? 2 बच्चे थे, एक ये मेरी बहन थी। पीड़ित महिला और बच्चियां मोहल्ला संगी का बास की रहने वाली। तीनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है। गिरने से 2 बच्ची और एक महिला के चोटें आ गई, जिसको इलाज के लिए यहाँ अस्पताल मातृका भिजवा देगा। इलाज चला हुआ है और जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो प्रोसीडिंग हम कर रहे हैं। झूला टूटने की घटना नई नहीं है। कुछ दिन पहले भी चंडीगढ़ में झूला टूटने से बड़ा हादसा हुआ था। सवाल यह है कि बार बार लोगों की जान जोखिम में क्यों डाली जा रही है? मेले के झूले मौत के झूले क्यों बनते जा रहे हैं? अब बात बिहार की करते हैं। यहाँ पर लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस अधिकारी मसाज करवाने में मशगूल हैं। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ के एएसपी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद बिहार पुलिस की जबरदस्त फजीहत हो रही है। एएसपी के इस मसाज के वीडियो ने बिहार पुलिस की कलई खोल दी है। पुलिस कर्मियों से हाथ पैर दबवा रहे ये हैं पटना के फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार। साहब दिन भर इतना काम करते हैं कि थककर चूर हो जाते हैं। शरीर का अंग अंग दुखने लगता है, इसीलिए मालिश जरूरी हो जाती है और सिपाही लग जाते हैं साहब की सेवा करने में। एएसपी मनीष कुमार का ये वीडियो वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मचा है। वीडियो को लेकर कुछ पुलिस कर्मियों ने पिछले दिनों पटना के एएसपी से शिकायत भी की थी, लेकिन अभी तक सिर्फ जांच पड़ताल ही हो रही है। एएसपी के मुताबिक वीडियो 2 महीने पुराना है। इसकी जांच के लिए एक टीम भी बनाई गई थी और पुलिस कर्मियों का स्टेटमेंट लिया गया था। सभी आरोपों की जांच के बाद रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को दे दी गई है। यानी सब कुछ हो चुका है, लेकिन मसाज खोर एएसपी पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वो भी तब जब कुछ महिला पुलिस कर्मियों ने भी मनीष कुमार पर परेशान करने समेत कई तरह के आरोप लगाए। क्या यही है नीतीश कुमार का सुशासन? और इस बीच एक बड़ी खबर, अरशद मदनी और महमूद मदनी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। दरअसल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख करके शिकायत की गई थी। हिंदू सेना के पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई की मांग की गई है। जमीयत के कार्यक्रम में विवादित बयान की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिससे जो जैन मुनि लोकेश हैं वो भी काफी नाराज हो गए थे। कई लोग मंच से उतर गए थे। संतों में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। अनुज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, महमूद मदनी और अरशद मदनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, क्या जानकारी? अनुज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, हिंदू सेना ने बाकायदा यहां पर सवाल उठाते हुए शिकायत अपनी दर्ज कराई है। क्या क्या बातें हैं जिनका जिक्र किया गया? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो? लगता है अनुज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो जानकारी है फिलहाल अब ये लगता है कि तकरार अभी इस तरह से खत्म होती नजर नहीं आती। लेकिन जमीयत के कार्यक्रम में विवादित बयान देने के बाद अब शिकायत की गई है। खबरों में आप पर रुकने एक छोटे से ब्रेक। गंभीर से गंभीर बीमारी हो गई हो तो कभी अपने परिवार के लोगों को पता ही नहीं चलने देती है। वो दर्द सहती है, घर का काम भी करती रहती है, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखती, लेकिन दुख का पता किसी को चलने नहीं देती। क्यों? कि उस मां बहन के मन में विचार आता है, अगर बच्चों को पता चल गया कि मुझे ऐसी गंभीर बीमारी है और अगर अस्पताल ले गए, पैसे तो है नहीं, ये बच्चे कर्ज कर देंगे, ब्याज से पैसा लाएंगे, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन बच्चे जीवन भर कर्जदार रह जाएंगे। मुझे मेरे बच्चों को
कर्जदार नहीं बनाना है और इसलिए मां बीमारी सहती थी, बच्चों को कहती नहीं थी। लेकिन दिल्ली में आपका एक बेटा बैठा है, हर मां का दुख समझता है, हर बहन की पीड़ा समझता है और इसलिए आयुष्मान भारत योजना से हमने हर परिवार तक आयुष्मान योजना से अस्पताल में एक भी रुपया खर्च किए बिना उसकी अच्छे से अच्छी सेवा हो, बीमारी जाए, इसके लिए बेटा काम कर रहा है। आप सोचिए, आप जैसे त्रिपुरा के लगभग 2 लाख साथियों ने अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज कराया है। भाजपा सरकार ने जो जन औषधि स्टोर खोला है, उससे भी गरीबों के लाखों रुपए बच रहे हैं। जो दवाई कभी 100 रुपये में मिलती थी, वो 10-15 रुपये में मिल जाती है। साथियों, गरीबों के घर बनाने में तो त्रिपुरा ने देश के अनेक बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। आपने जो काम किया है गरीबों का घर बनाने का, आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। ऐसा काम आप लोगों ने किया। मैं दिल्ली से जब भी यहां की वाम सरकार को, क्योंकि मैं 14 में आया तो उस समय अगरतला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। यहां बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं के हक की बात करते नजर आए। बहरहाल अब बात अगली बड़ी खबर की। अडानी मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अब केंद्र सरकार कमेटी गठन के लिए तैयार हो चुकी है। जी आप 17 फरवरी तक कमेटी गठन को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि एसजी कमेटी के सदस्यों के नाम बताएंगे, ये जानकारी मिल रही है। गौरव श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है और तब तक केंद्र सरकार को ये बताना है कि जो कमेटी का गठन होगा उसकी तरफ से नामों के सुझाव क्या हैं। केंद्र सरकार ने भी हामी भरी है कि इस मामले में वो एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए तैयार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से अडानी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग हुई, यानी कि बिकवाली हुई, और उसके बाद शेयर बाजार धड़ाम से गिरा और उसके बाद छोटे निवेशकों का ज्यादा नुकसान हुआ, ऐसे में छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए जो इस तरह के मामलों को आगे देखे और इस तरह की जो समस्या है शॉर्ट सेलिंग की वो दोबारा से न हो। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि इस मामले में जो रेगुलेटर यानी कि सेबी है उसके पास पर्याप्त कानून और पर्याप्त चीजें तय हैं कि किस तरीके से शॉर्ट सेलिंग के मामले में एक जो कैप लगा दिया जाता है, कैपिंग कर दी जाती है वो ताकि जो शेयर बाजार है वो और न गिरे। इस तरह के तमाम जो नोट्स हैं वो सबमिट किए गए हैं। तकरीबन 25 पेज का जो एक नोट है वो सेबी की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने सबमिट किया है, जिसमें बताया गया है कि किस किस तरह के उपायों की बात जो है सेबी के कानून में कही गई है। हालांकि केंद्र सरकार ये भी चाहती थी कि इस तरह का इंप्रेशन ना जाए कि ये जो कमेटी पूरी बन रही है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बन रही है, क्योंकि इसका बुरा असर जो है वो मार्केट पे पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने ये भी बात कही कि वो चाहते हैं कि कमेटी में जो नाम हो वो सिर्फ कोर्ट ना तय करे, हम भी अपने कुछ नामों का सुझाव देना चाहते हैं ताकि हमारा भी सही रिप्रेजेंटेशन हो। बिल्कुल गौरव, और इस पूरे मामले को लेकर के हमने देखा था कि राजनीति भी काफी जबरदस्त तरीके से हुई थी। कांग्रेस पार्टी कई तरीके के आरोप भी लगा रही थी। फिलहाल जो जानकारी आपने हम तक पहुंचाई उसके लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगले महीने 3 मार्च से विशाखापट्टनम में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 एडवांस आंध्रा का आयोजन 13 पिलार्स पर आधारित एक थीम के अनुसार किया जाएगा और इस मेगा इवेंट के दौरान आंध्र सरकार आंध्र वासियों के लिए कई विकासशील योजनाओं की नींव रखने को भी प्रयासरत रही। आइए एक नजर डालते हैं। बदलते समय के साथ आंध्र प्रदेश सरकार राज्य को एक मॉडल स्टेट बनाने की राह पर एक रिफॉर्म एजेंडा पर काम कर रही है। आने वाले मार्च 3 से 4 2023 को राज्य की राजधानी विशाखापट्टनम में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 एडवांटेज आंध्र प्रदेश का आयोजन होने जा रहा है।
इसके तहत आंध्र सरकार आंध्रवासियों के लिए कई विकासशील योजनाओं की नींव रखने का प्रयत्न करेगी। इस समिट का उद्देश्य आंध्र राज्य के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, डिसेंट्रलाइज्ड व सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की शुरुआत करना है। आने वाले मेगा समिट के लिए एडवांटेज आंध्र प्रदेश का थीम 13 विकास स्तंभ पर आधारित है। ये 13 स्तंभ हैं: एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, फार्मास्यूटिकल्स एंड लाइफ साइंसेज, healthcare and medical equipment, renewable energy, MSME startup and innovation, skill development and education, and tourism and hospitality. The mineral resources that we are endowed with and the logistical infrastructure we have in terms of the ports or the airports or the multimodal logistic parks, the 3 industrial corridors which no other state has. So all these are the geographical features which are giving us an inherent advantage. Added to them are our policies. The single desk portal, which is touted to be the best in the country, with the turnaround time of 11 days. I will, though we mandated in 21 days, my turnaround time is 11 days. So that's one of our biggest trump cards, or the biggest reform that we had brought in, which is a game changer for us. और 4 का फायर में आज के लिए इतना ही। आगे आप देखिए राष्ट्रवाद राकेश पांडे के साथ।